अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। क्या नाम है आपकी बुक का? अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। क्लास 5th की आपकी एसएसटी की बुक है। किस क्लास की है? आपकी ये 5th क्लास की एसएसटी की बुक है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आपको एनुअल का सिलेबस बता देते हैं और इसका कंटेंट ओपन कर लिए जल्दी से। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, हमने ऑलरेडी इसका कंटेंट आपको बता रखा था, बस इसमें एक चेंज है थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें हमने एक चैप्टर कट करवाया है आपका। क्या? एक और चैप्टर हमने बल्कि कट करवाया है। ठीक है, देखिए हमने पिछली बार आपको जब पढ़ाया था तब हमने बताया था कि आपके 5 चैप्टर हैं। कौन कौन से? 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, ये हमने 5 चैप्टर बताए थे। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 ये बताए थे हमने। मगर अब जो आ रहे हैं वो आपके सिर्फ 4 चैप्टर आ रहे हैं। 2 चैप्टर हमने हटा दिए हैं। कौन कौन से? चैप्टर 15 और चैप्टर 19 ये नहीं आएंगे आपके। वी आर प्राउड ऑफ देम और द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, ये दोनों चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं एनुअल एग्ज़ाम के लिए। यानी आपका लास्ट चैप्टर एक ही चैप्टर बचा है। कौन सा? चैप्टर नंबर 18 द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किस में करेंगे हम? पार्ट नंबर 17 में करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 पार्ट नंबर 17 में करेंगे। तो यहाँ पर पार्ट 17 मेंशन कर दिए। तो स्टूडेंट्स ये वाला चैप्टर हमारा खाली लास्ट रह गया, बाकी उसके बाद हमारा एनुअल का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात 2 और सुन लिए। ये जो चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 15 है ये हमने आपको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, और ये जो द स्ट्रगल ऑफ इंडिया है ये चैप्टर आपको पढ़ना ज़रूरी है। वैसे तो ये आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब आप जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जब अगली नेक्स्ट क्लास में जाएंगे 6, 7 क्लास में, तो वहाँ पर आपकी ये सारी चीज़ें आएंगी। मगर ये आपको जब पहले से पता होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मगर ये हम सिलेबस में नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें जो है ज़्यादा चैप्टर हो जाएंगे, इसलिए हम आपके यहाँ पर सिलेबस कम कर रहे हैं थोड़ा। तो आपके 4 चैप्टर हैं सिर्फ एनुअल एग्ज़ाम के। दोबारा देख लिए, दोबारा सुन लिए, बार बार बता रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर आएंगे, दोबारा देखिए। इसमें आपके आएंगे, यहाँ से मैं फिर से इसे रब करके दोबारा सही से टिक कर दे रहा हूँ। इसमें आपके 2 चैप्टर नहीं आएंगे। कौन कौन से आ रहा है? चैप्टर नंबर 14 आएगा, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर 17 और चैप्टर नंबर 18। ये 4 चैप्टर आपके एनुअल एग्ज़ाम में आएंगे। और जो नहीं आएंगे वो कौन से हैं? चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 15। ये 2 चैप्टर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ठीक है, ये दोनों चैप्टर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। कौन कौन से? 15 और 19। 14, 16, 17, 18 आएंगे। ठीक है, यानी ये आएगा और ये तीनों आएंगे। ये वाले चैप्टर जो स्ट्रगल ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस है बच्चों, ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें है क्या क्या, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। वैसे चैप्टर आएगा नहीं मगर तब भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये आप अपने आप तो पढ़ेंगे नहीं घर पे, तो इसलिए बता रहा हूँ इसमें क्या क्या चीज़ है और क्यों बता रहा हूँ मैं, ये ज़रूरी है। देखिए ये है 104 पेज नंबर पर द स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इसमें जो है इंडिया का स्ट्रगल बताया है कि इंडिया ने कैसे आज़ादी के लिए कैसे मेहनत की, क्या क्या किया। इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल हिंदुस्तान से जब अलग हुआ था तो कैसे हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट क्या था। ठीक है, तो बंगाल जो है अब इंडिया से थोड़ा अलग है, आपने देखा होगा वो अलग ही मानता है अपने आप को, उसका इंडिया से अलग है, वो अलग है। इस तरफ यहाँ पर बना हुआ है वो अलग है, अलग कंट्री उसमें आ जाता है। तो वो स्टेट पूरा अलग ले गए हैं अपना। इस हिसाब से ये पार्टीशन कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये सारी बात इसमें पढ़ेंगे आप। स्वदेशी मूवमेंट क्या था ये पढ़ेंगे। जलियनवाला बाग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जलियनवाला बाग में से कह रही है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इसे आप घर पे पढ़िएगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, कॉपरेशन मूवमेंट हमने बताया था। तो ये आप सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मगर ये जो है शुरू से आपको पढ़ना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी है इसमें। फिर आया साइमन कमीशन कौन था। ठीक है, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट क्या था, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में फिर यहाँ बात हुई है। फिर यहाँ पर इंडियन बिकेम फ्री, इंडियन फ्री कैसे हुए, ये सारी बात इसमें की गई है। तो ये जो मूवमेंट मैंने सारे बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इसे घर पे ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, आपके मगर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो चलिए हमारा जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 18 पार्ट नंबर 17 में स्टार्ट करते हैं, यही आपका लास्ट है। चैप्टर नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये मानना पता होना चाहिए, हिस्ट्री का बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है ये। ठीक है, इसमें काफ़ी मूवमेंट्स के बारे में है जो कि आप आगे पढ़ेंगे और अभी से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर आप अपने आप घर पर ज़रूर समझिएगा। फिर से सुन लिए क्या कह रहा हूँ मैं, ये दोनों चैप्टर आप अपने आप ज़रूर समझिएगा। एक बार को 15 पढ़ें चाहे ना पढ़ें, मगर 19 पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। एग्ज़ाम में नहीं है, मगर जब हम अभी ये चैप्टर नंबर 18 करा देंगे तो आप इसे समझने के बाद चैप्टर नंबर 19 ज़रूर पढ़िएगा, वरना फिर बाद में सोचेंगे कि सर ने कहा था पढ़ लेना चाहिए था, क्योंकि ये सारी चीज़ें घुमा के दोबारा आने वाली हैं। तो जब आप पहले से पढ़े रहेंगे तो आपको आगे आसान रहेगी। ठीक है, आगे तो ये और एडवांस होके आएगी और डिटेल में आएगा इसके बारे में, मगर अभी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट क्या था, जलियनवाला बाग क्या था,
ठीक है, ये पूरी एक स्टोरी की तरह है, कहानी की तरह लगेगा जब आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 18 द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पार्ट नंबर 17 में, पेज नंबर 99 पर। तो पेज नंबर 99 ओपन कर लिए स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 99, ये है हमारा पेज नंबर 99 स्टूडेंट्स, देखिए हमने ओपन कर रखा है, आप भी ओपन कर लिए। उसके बाद आ जाइए चैप्टर नंबर 18 टॉप पर इसके, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पार्ट नंबर 17। कौन से पार्ट में होगा ये? पार्ट 17 में स्टार्ट होगा। तो यहाँ पार्ट 17 लिख लिए और यहाँ पर आपको क्या करना है, डेट मेंशन करनी है। किस दिन की? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है। ठीक है, कौन सी वीडियो? ये पार्ट 7 की वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनी ईयर्स अगो इंडिया वॉज वेरी रिच एंड हैड ट्रेड रिलेशन विद मैनी कंट्रीज़। क्या कह रहे हैं ये? बहुत साल पहले, मैनी ईयर्स अगो का मतलब क्या है यहाँ पता है? 10-12 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ 100-200 साल पहले की बात कर रहे हैं। इतने साल पहले मतलब अगर मैं काफ़ी साल पहले की बात करूँ तो इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा रिच था। रिच कहते हैं बच्चों अमीर, वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत। इंडिया तो हमारा हिंदुस्तान, इंडिया वॉज वेरी रिच, हिंदुस्तान बहुत अमीर था। एंड हैड ट्रेड रिलेशन विद मैनी कंट्रीज़, और इंडिया के काफ़ी कंट्रीज़ से ट्रेड रिलेशन थे, मतलब काफ़ी कंट्रीज़ से, काफ़ी अलग अलग मुल्कों से इंडिया के अंदर ट्रेड होता था। लोग बाग यहाँ पर सामान ख़रीदने भी आते थे और यहाँ से इंडिया वाले अपना सामान जो है बेचते थे, और वो लोग जब अपना सामान लेके आते थे तो इंडिया वाले ख़रीदते भी थे। तो काफ़ी ट्रेड रिलेशन था। ट्रेड कहते हैं बिज़नेस करना, मतलब तिजारत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाकर सामान ख़रीदना और बेचना। ठीक है, उसे हम कहते हैं तिजारत करना। इंडिया वॉज फेमस फॉर स्पाइसेस, और इंडिया जो है किस चीज़ों के लिए मशहूर था? स्पाइसेस, कैलिको, सिल्क, गोल्ड, सिल्वर एंड मैनी मोर थिंग्स। स्पाइसेस मतलब मसाले, ठीक है, फिर कैलिको, सिल्क, गोल्ड, ये तो सिल्क तो आप जानते ही होंगे, कपड़ा जो होता है। ठीक है, गोल्ड यानी जो सोना होता है, सिल्वर, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब इस सब चीज़ों के लिए, सोने चांदी हीरे जवाहरात के लिए तो बहुत ज़्यादा मशहूर था इंडिया। एंड मैनी मोर थिंग, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। इंडिया को पहले जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना सोना था, इतना सोना था, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं जाके सो जाओ, नहीं, इतना गोल्ड था। गोल्ड जो होता है सोना, इतना ज़्यादा गोल्ड था यहाँ पर हिंदुस्तान में कि इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, मगर जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, वो सब इधर उधर से आए, सारे जो इधर उधर के राजा आए वो सब लूट के ले गए। ठीक है, जो इधर उधर के राजा आए वो तो यहीं पर उन्होंने लूट किया, यहीं पर रहे, मगर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन लोगों ने लूट लिया। अरब्स वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड, और जो अरब्स थे, अरब वाले, सऊदी अरेबिया वाले, इधर उधर वाले, जो अरेबियन कंट्री थे, ठीक है, जैसे जो अरेबियन कंट्री हैं, कौन सी, दुबई, सऊदी, जो उधर साइड आता है, वो पूरी कंट्री जो थी, उधर वाले लोग जो है सबसे पहले आए थे इंडिया के अंदर क्या करने? ट्रेड करने। सबसे पहले वो लोग आए थे यहाँ पर बिजनेस करने। ठीक है, दे टुक थिंग्स फ्रॉम इंडिया एंड सोल्ड देम टू द यूरोपियंस। क्या करते थे वो लोग? इंडिया से सामान खरीद के फिर वो यूरोपियंस को जाके, यूरोप में जाके बेचा करते थे। लेटर द पोर्टुगुज, डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश पीपल केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। फिर बाद में क्या हुआ? लेटर मतलब बाद में, पोर्टुगुज, डच, पोर्टुगुज यानी पोर्टुगल जो रहते हैं, ठीक है, डच, फ्रेंच यानी फ्रांस वाले, इंग्लिश यानी इंग्लैंड वाले, ये सब लोग भी फिर इंडिया में आने लगे। किसके लिए? ट्रेड के लिए। ऑल ऑफ देम वांटेड टू गेट मोनोपोली राइट्स ऑफ ट्रेड, और हर कोई क्या चाहता था इनमें से कि उन्हें मोनोपोली राइट्स मिल जाए ट्रेड का। ठीक है, उन सबको वो चाहते थे कि हमें मोनोपोली राइट्स मिल जाए ट्रेड का, मतलब हमें अकेले जो है यहाँ पर ट्रेड करने का हुक्म मिल जाए कि हम यहाँ पर अकेले ट्रेड करें। हैंस दे फॉट अमंग देमसेल्फ टू अचीव द राइट्स। मोनोपोली मतलब अकेला। अब देखो सब, हर कोई यहाँ पर देखो कितनी कंट्रीज़ आ रही थी। पहले तो यहाँ पर अरब वाले आ रहे थे, उसके बाद फिर यहाँ पर पोर्टुगुज के भी आ गए, डच के भी आ गए, फ्रेंच वाले भी आ गए, इंग्लिश बोलने वाले भी आ गए, मतलब इंग्लैंड के भी आ गए। अब ये जो है बहुत सारी भीड़ हो गई यहाँ पर। तो क्या होता था, अब आपने देखा है एक जगह पर अगर एक हलवाई की दुकान है तो उसकी अच्छी खासी हलवाई की दुकान चल रही। अगर वहीं बराबर में कोई और जाके दुकान खोल ले, कोई और हलवाई की दुकान खोल ले, तो दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। वो चाहेगा कि मेरी दुकान बेहतर चले, वो चाहेगा कि मेरी दुकान बेहतर चले, तो दोनों में एक तरह से कंपटीशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, मुकाबला चलने लगेगा। तो इसी तरह से इन सब के बीच में कंपटीशन चल रहा था। हर कोई चाह रहा था कि हम, क्यों चाह रहा था इंडिया से ट्रेड करना? एक बात और सुन लिए, इंडिया से हर कोई क्यों सामान खरीदना चाह रहा था? क्योंकि ये लोग क्या करते थे, इंडिया से सस्ते दामों में सामान खरीद कर बाहर कंट्री में जाके, दूसरे कंट्री में या अपने मुल्कों में जाके वही सामान महंगा करके बेचते थे, तो इन्हें फ़ायदा हो रहा था। तो इसी वजह से हर कोई चाह रहा था कि इंडिया से हम बिज़नेस करें, तो हर कोई आपस में क्या करने लगे? हैंस दे फॉट अमंग देमसेल्फ टू अचीव द राइट्स। तो अकेले वहाँ पर हुकूमत, अकेले वहाँ पर क्या करने के लिए, ये कह सकते हैं अकेले ट्रेड करने के लिए आपस में वो लोग लड़ने लगे। ठीक है, अलग अलग जगह से जो लोग आते थे वो सब आपस में लड़ने लगे। किसके लिए? कि हमें हक मिल जाए कि हम यहाँ पर इंडिया में ट्रेड करें। ठीक है, हमें ये राइट मिल जाए कि हम ही यहाँ पर ट्रेड करें, बाकी सब चले जाएँ।
क्योंकि बाकी सब आ रहे थे तो उन लोगों का भी फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, सामान अब देखो, अगर मेरी दुकान पे 2 लोग आए ख़रीदने तो मैं जो है कोई 10 रुपये की चीज़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 की दे दूंगा दोनों को। अगर उसी 2 चीज़ को 5 लोग ख़रीदने के लिए खड़े हैं तो मैं तो क्या करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा कि जो सबसे ज़्यादा मुझे पैसे देगा मैं उसे दूंगा। तो वहाँ पर फिर लोग कहेंगे मैं 10 रुपये दूंगा, एक कहेगा मैं 12 दूंगा तो मुझे दे दो। ठीक है, तीसरा कहेगा मैं 13 रुपये दूंगा तो मुझे दे दो। तो मैं क्या करूँगा, 13 रुपये वाले को दूंगा क्योंकि मेरा उसमें फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर कंपटीशन चल रहा था। तो हर कोई चाह रहा था कि ये लोग चले जाएँ और हम अकेले रह जाएँ। पोर्टुगीज़ वाले चाह रहे थे कि वो चले जाएँ, डच, फ्रेंच, इंग्लिश वाले और अरब वाले हम अकेले यहाँ पर बिज़नेस करें तो हमारा फ़ायदा होगा, क्योंकि दाम भी बढ़ जाते हैं जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं, ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। हैंस दे फॉट अमंग देमसेल्फ टू अचीव द राइट्स। तो इसलिए वो आपस में लड़ने लगे इस हक को अपनाने के लिए, अचीव करने के लिए। फाइनली द इंग्लिश बिकेम सक्सेसफुल एंड रिसीव द मोनोपोली राइट्स ऑफ ट्रेड। फाइनली बाद में क्या हुआ, जो इंग्लिश थे मतलब अंग्रेज़ जो थे उन लोगों को ये हक मिल गया, वो लोग जीत गए और वो अकेले यहाँ पर ट्रेड करने लगे, अकेले मोनोपोली राइट्स मिल गया और अब उन्हें ही हुकूमत थी, खाली वही लोग ट्रेड कर सकते हैं। बाकी कंट्री के, बाकी मुल्कों के लोगों को आना मना कर दिया गया, बाकी मुल्क के लोग आने बंद हो गए। मतलब इधर उधर के जो डच थे, फ्रेंच थे, पोर्टुगीज़ थे, अरब वाले लोग थे, इन सब का आना यहाँ पर बंद हो गया ट्रेड के लिए। उसके बाद दे इस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 CE। और उन्होंने क्या किया, फिर 1600 CE में उन्होंने क्या किया, एक इस्टेब्लिश कर दी अपनी कंपनी, किस नाम से, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। एंड ग्रेजुअली दे बिकम वेरी पावरफुल। और ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए बनाई थी इन्होंने, वैसे तो मेनली ट्रेड के लिए बनाई थी, मगर इन्होंने क्या किया, हल्के हल्के करके ट्रेड का काम करते रहे और जगह, हिंदुस्तान की जगह हड़पते रहे, अपने फोर्ट्स बनाने लगे, अपने किले बनाने लगे, गोडाउन बनाने लगे अलग अलग करके, और ऐसे करके जगह एनेक्स करते गए, इकट्ठा करते गए, जगह घेरते गए और हिंदुस्तान में इन्होंने अपनी पावर बना ली। ठीक है, ये पावरफुल हो गए बहुत ज़्यादा। डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के पीपल के अंदर यानी इंडिया के लोगों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन कब आया और क्या है ये, चलिए तो पढ़ते हैं अब इसे भी। द स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशन फॉलोड बाय द ब्रिटिश led to dissatisfaction among the rulers, weavers, farmers and soldiers। dissatisfaction का मतलब होता है जो, जब आप सेटिस्फाई ना हो। ठीक है, dissatisfaction, आप उससे राज़ी ना हो। तो क्या हुआ, जो सख्त कानून और रेगुलेशंस, रूल और रेगुलेशन जो थे, इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने सख्त कानून बना दिए, खूब ज़्यादा सख्त और स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए, जो कि ब्रिटिश जो है चला रहे थे। उस लॉ को उन्होंने, ब्रिटिश ने क्या किया, बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया, मतलब सारे कानून जो है बहुत ज़्यादा हार्श कर दिए, बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए। तो उससे क्या हुआ, जो रूलर्स थे, जो राजा थे, जितने भी वीवर्स थे या फार्मर थे या सोल्जर थे, वो लोग क्या हुए, उससे डिससेटिस्फेक्शन हो गई उन लोगों को, वो डिससेटिस्फाई हुए, उससे राज़ी नहीं थे, उनके लॉस को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदतर और बुरे और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट उन्होंने रूल बना रखे थे, जिसे जो है झेलना आसान बात नहीं होती। द इंडियन रूलर, वीवर्स, फार्मर एंड सोल्जर सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। और जो इंडियन रूलर ब्रिटिशर्स के हाथों से, या इंडियन वीवर की बात करें या फार्मर्स की बात करें या सोल्जर की बात करें, उन सभी को ब्रिटिशर्स के हाथ से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उनके हाथों से झेलनी पड़ी, मतलब उनके ज़रिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ी। क्यों, क्योंकि वो लोग जो है हल्के हल्के करके अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी पावर बढ़ा रहे थे, यहाँ पर जगह हड़प रहे थे। जैसे एक रूलर आता है, राजा आता है और जगह पर वो क्या करता है, दूसरे राजा को हरा कर जगह हड़पता है, मगर ये लोग क्या कर रहे थे, हल्के हल्के करके, ठीक है, ये पॉलिटिक्स खेल लेते एक तरह से, पूरी हल्के हल्के करके जगह घेर रहे थे। और यहाँ तक कि खुद राजा नहीं बताते थे अपने आप को, मगर सारी पावर अपने हाथ में ही रखते थे। द फार्मर हैड टू पे हैवी टैक्सेस। फार्मर के साथ क्या परेशानी थी कि उन्हें हैवी टैक्स जमा करना पड़ता था, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्सेस जमा करने पड़ते थे, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेमाइन। और यहाँ तक कि उस समय में भी जब जहाँ बिल्कुल ही किल्लत का समय हो, मतलब मान लो कभी कभी ऐसा होता है जब किसान है तो उसके खेत में खेती नहीं हुई, या बाढ़ आ गई, या ज़मीन सूखी पड़ गई, खेती नहीं हो पाई, मतलब मान लो किसी भी तरह की परेशानी आ गई, अब उसके पास पैसा नहीं है, ना अनाज है, ना गल्ला है, तो वो टैक्स नहीं दे सकता, उसके पास ना अनाज है, ना उसने कुछ खेती करी, खेती हो ही नहीं पाई। या तो फिर हर बार कैसे होता था कि पहले कैसे होता था कि टैक्स जो है ज़रूरी नहीं है पैसे से दें, अगर 100 कुंटल है तो 100 कुंटल में से 50 कुंटल या 25 कुंटल राजा को पहुंचा दिया तो वो हो गया था टैक्स। मगर ये लोग क्या करते थे, ये अंग्रेज़ क्या करते थे, चाहे कोई भी परेशानी हो, फार्मर ने खेती करी हो, खेती हो पाई हो, चाहे ज़मीन में पानी हो, चाहे ज़मीन ख़राब हो गई हो, कुछ भी हो, उन्हें इससे मतलब नहीं था, उन्हें एक हैवी टैक्स चाहिए था, एक भारी टैक्स मांग रहे थे, वो काफ़ी बड़ा क्या मांग रहे थे, उसका कर्ज मांग रहे थे, ठीक है, कर्ज जिसे कहते हैं, कर्ज चुकाना यानी टैक्स चुकाना। देवर फोर्स टू ग्रो कॉटन एंड इंडिगो। और उन्हें ज़बरदस्ती क्या कहते थे ये लोग ब्रिटिशर्स, जितने भी फार्मर थे उन्हें कॉटन और इंडिगो उगाने की कहते थे। कॉटन मतलब जो रुई होती है वो, और इंडिगो कहते हैं नील। तो जो इंडिगो है नील, इससे जब उगा लेते हैं हम किसी ज़मीन पर तो वो ज़मीन ख़राब हो जाती है,
मगर अंग्रेज़ क्या करते थे, वो जानबूझकर और ज़बरदस्ती कह रहे थे इंडिगो उगाओ, यानी नील उगाओ। नील क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते थे, इंडिया के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी की नील उगती थी, इंडिगो सबसे अच्छी क्वालिटी की। जो आपने सुना होगा, जो नील जो कपड़ा होता है, पहले नील लगाते थे ब्लू कलर का, ये डाई करते हैं कपड़ों में, तो वो इंडिगो जो है कहीं पर भी नहीं मिलती थी ऐसी इंडिगो, पूरे हिंदुस्तान में ही बस ये मिलती थी, यहीं पर उग पाती थी। बाकी जगह ये अंग्रेज़ खुद अपने वहाँ पर इंग्लैंड में उगाते थे, तो इतनी अच्छी नहीं उगती थी, खेती नहीं होती थी। तो ये लोग क्या करने लगे, पहले तो यहाँ से खरीद के ले आते थे, बाद में यहीं पर कब्ज़ा करके हिंदुस्तान में ज़बरदस्ती उगवा रहे थे, और उनसे ही क्या कहते हैं ख़रीदते थे और पैसे भी नहीं देते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था, इंडिगो की खेती से ज़मीन ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हिंदुस्तान के जो फार्मर थे, जितने भी किसान थे, वो इसकी खेती करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर हम एक दो बार भी अगर इंडिगो उगा लेंगे तो हमारी ज़मीन तो फिर ख़राब हो जाएगी, फिर हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि हम हल चलाएं और उसे अच्छे से दवा लगाएं या उसमें खाद डालें, इतना पैसा तो था नहीं उन लोगों के पास, तो वो इसलिए मना करते थे। इंडिगो वॉज ग्रोन फॉर डाइंग द मिल क्लोथ इन इंग्लैंड। और ये इंडिगो क्यों उगवाते थे, ये लोग क्या करते थे, वहाँ पर मिल होती थी इंग्लैंड में, एक कंपनी थी, या आप कह सकते हैं मिल कहते हैं, जहाँ पर फैक्ट्री को कहते हैं एक तरह से मिल। तो एक कपड़े डाई करने की फैक्ट्री थी इंग्लैंड में। तो कपड़े डाई करने की फैक्ट्री के लिए बहुत सारी वहाँ पर वैसे हो सकती हैं फैक्ट्री, अब यहाँ पर एक दो की बात नहीं कर रहे हैं। तो इंग्लैंड में जो कपड़े डाई करने की फैक्ट्री थी, वहाँ पर इन्हें नील पहुँचानी होती थी, ये डाई पहुँचाना होता था, तो इसलिए यहाँ पर उगवाते थे ये लोग। और वो भी फिर बाद में, पहले तो पैसे दे भी दिया करते थे, बाद में तो ये ज़बरदस्ती बिना पैसों के इसे ले जाया करते थे। दिस हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी अर्न ह्यूज प्रॉफिट। और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। कैसे? जब ये हिंदुस्तान में अगर कोई 4 रुपये की चीज़ खरीद के ले जा रहा है और अपने मुल्क में जाके 100 रुपये की बेच रहा है, तो फ़ायदा तो हो गई। और यहाँ तक कि यहाँ पर 4 रुपये की भी नहीं खरीद रहे थे ये लोग, तो फिर जो है 4 रुपये की चीज़ है तो 2 रुपये की खरीद रहे हैं, या पैसे ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो हैं, बाद में ये क्या करते गए, दबाते गए हिंदुस्तान को और अपने प्रेशर में रखते गए, और इस तरह से क्या हुआ, पूरा कंट्रोल में आ गया था हिंदुस्तान। द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग क्लोथ्स वॉज टेकन फ्रॉम इंडिया। और कपड़े बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो भी इंडिया से लेके जा रहे हैं। जैसे अब कॉटन की टेक्सटाइल है, कॉटन के कपड़े बन रहे हैं, तो ये कॉटन भी यहीं से उगवा रहे हैं, यहीं से ले रहे हैं, और वहाँ पर जाके क्या कर रहे हैं, फिर उगा रहे हैं, यहाँ से उगा रहे हैं और फिर वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, उसका कंपनी में जाके दे रहे हैं, फैक्ट्री में जाके दे रहे हैं। तो रॉ मटेरियल कहते हैं कच्चा सामान। ठीक है, कच्चा सामान जिससे सामान बनता है। अब कपड़े बनाने के लिए हमें कॉटन चाहिए, तो कॉटन यहाँ से लेके जाते थे, यानी ये रॉ मटेरियल लेके जाते थे। द ब्रिटिश परचेज दिस एट वेरी लो प्राइसेस एंड द फिनिश प्रोडक्ट वॉज देन सोल्ड बैक टू द इंडियन मार्केट। क्या करते थे ये लोग, हिंदुस्तान से ही सामान खरीदा, हिंदुस्तान से मान लो कॉटन ख़रीदा 2-3 रुपये का, 2-3 रुपये किलो, फिर इन्होंने 1 किलो में बहुत सारी चीज़ें बनाई। ठीक है, या कुछ भी मान लो, कुछ भी इन्होंने ख़रीदा, मान लो इंडिगो ख़रीदा इन्होंने 1 रुपये का 5 किलो 6 किलो, क्योंकि उस ज़माने में 1 रुपया तो बहुत होता था। ठीक है, वहाँ पर अठन्नी चवन्नी ये चलती थी उस ज़माने में। तो फिर उसे क्या करते थे ये लोग, हिंदुस्तान में ही बेच दिया करते थे खूब महंगा करके। तो क्या फ़ायदा हो रहा है, हिंदुस्तान अपने ही सामान को, अगर मैं कोई घर में अपने, अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं अपने घर में कोई बिज़नेस कर रहा हूँ फर्नीचर का, और मैं 500 रुपये की एक चेयर बेच रहा हूँ, मुझसे आके कोई कहता है मुझे 200 रुपये की दे दो, ठीक है, और ज़बरदस्ती 200 रुपये की ले जाता है और फिर मुझे 800 रुपये की बेचता है, तो मेरा क्या नुकसान या क्या फ़ायदा? तो मेरा इसमें क्या है, नुकसान है। क्यों? क्योंकि मैंने ही वही 200 की बेची और वो मुझे ही वापस उल्टा 1,000 की बेच रहा है, 800 की बेच रहा है, तो मेरा नुकसान हुआ ना। तो ये क्या कर रहे थे ये लोग, यही करते थे, हिंदुस्तान वालों से ही काम करवा रहे हैं और उन्हें ही फिर महंगा करके बेच रहे हैं। ठीक है, एंड ब्रिटिश परचेज दिस एट वेरी लो प्राइसेस एंड द फिनिश प्रोडक्ट वॉज देन सोल्ड बैक टू द इंडिया, आई मीन इन द इंडिया मार्केट। क्या होता था, ये लोग फिनिश प्रोडक्ट जो है, पहले तो क्या करते थे, बहुत लो प्राइस पे जो है सामान खरीदते थे, फिर उसे फिनिश प्रोडक्ट को क्या करते थे, इंडियन मार्केट में ही बेच दिया करते थे महंगा करके। द इंडियन वीवर्स सफ़र्ड हैवी लॉस। और जो इंडियन वीवर्स थे, जो बुनिए थे, ठीक है, वीवर्स जो वीविंग करते हैं, वो लोग, उन्हें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, एज दे कुड नॉट कम्पीट विद द कैंप चीप फैक्ट्री मेड विल क्लोथ। क्यों? क्योंकि जो कपड़े बुनने वाले थे घर में, जो हिंदुस्तानी कपड़े बुनते थे, घर के कपड़े जो सिलते थे, घर में बनाते थे कपड़े, अब उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। क्यों? क्योंकि ये जो अंग्रेज़ थे, ये लोग क्या कर रहे थे, ये कंपनियों में, फैक्ट्रियों में क्या कर रहे थे, सस्ते दामों में कपड़े बना रहे थे। तो लोग बाग, चाहे इंडियन हो या कहीं के भी हों, हर कोई चाहेगा कि हमें कपड़े सस्ते मिलें। अगर कहीं पर 5 रुपये की एक चीज़ है और कहीं पर 10 रुपये की, तो आप 5 रुपये की खरीदेंगे। आप कहेंगे कि वो 10 की दे रहे हैं और आप 5, या वो 5 की दे रहे हैं तो आप 10 की दे रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि हम सस्ती में ख़रीदें। तो यही हो रहा था इंडियन वीवर्स के साथ। क्या कर रहे थे अंग्रेज़, उनसे ही सामान खरीद के फैक्ट्री में बना रहे थे। तो फैक्ट्रियों में इतनी मेहनत नहीं लगती है, इतना पैसा नहीं खर्च होता था, इनका खर्च होता था, मगर इतना प्रॉफिट ये फ़ायदा उठा लेते थे। तो ये लोग क्या करते थे, उसे जो है हिंदुस्तानियों से सस्ता बेचते थे, और मगर क्वालिटी में फ़र्क होता था।
अब वो क्वालिटी थोड़ी नहीं दे देंगे ये लोग, तो क्या कर रहे थे ये लोग, सस्ता बेच रहे थे, तो सब लोग इनसे ही खरीदने लगे, तो हिंदुस्तानियों का काम जो था वो ठप हो गया। ठीक है, विच वॉज अ बेटर क्वालिटी, जो कि बेटर क्वालिटी की थी। द हैंडलूम इंडस्ट्री सफर्ड एंड द वीवर्स एंड कॉटन ग्रोअर बिकेम पुअरर एंड जॉबलेस। ये कह रहे हैं जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, जो हाथ से चलाने वाली कंपनियां थी, इंडस्ट्री थी इन लोगों की, मतलब जो हाथ से ये लोग काम करते थे, इन लोगों का बहुत नुकसान हुआ। और जो वीवर्स थे या कॉटन ग्रोवर्स थे, कॉटन उगाने वाले थे, ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब और जॉबलेस हो गए, मतलब इनकी जॉब तक चली गई, कुछ काम करने को नहीं बचा। ठीक है, क्योंकि ये जो है बस उन्हें जो है उनके लिए ही काम कर रहे थे, उगा उगा के सारी चीज़ें उन्हें दे रहे हैं। ठीक है, कॉटन उगा रहे हैं तो उन्हें मिल रहा है, काम कर रहे हैं तो वो ले जा रहे हैं, तो इस तरह से उनका बिल्कुल गरीबी आ गई और वो जॉबलेस हो गए, मतलब यहाँ तक कि उनकी जॉब में ये समझ ली जॉब ख़त्म हो गई, कुछ काम करने को बचा ही नहीं। अब पढ़ेंगे हम बैटल ऑफ प्लेजी के बारे में। किसके बारे में? बैटल ऑफ प्लेजी क्या थी, चलिए यहाँ देखते हैं। द मुगल एम्पायर हैड बिकेम वेरी वीक आफ्टर औरंगज़ेब डाइड इन 707। क्या हुआ था? जब मुगल एम्पायर थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी जब औरंगज़ेब जो थे वो 1707 में जब उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई। मतलब जो मुग़ल एम्पायर थी, मुग़ल जो राजा थे, मुग़ल यहाँ पर चल रही थी मुग़ल डायनेस्टी, तो उनकी हुकूमत में जब औरंगज़ेब थे तब तक तो बहुत पावरफुल थे ये मुग़ल बहुत ज़्यादा पावरफुल थे जब तक औरंगज़ेब थे। औरंगज़ेब के मरते ही जब वो 1707 में उनकी जैसे ही डेथ हुई तो इस टाइम जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा किस में पड़ गई? वॉज ईगर टू हैव कंट्रोल ओवर वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। जब तक औरंगज़ेब था तब तक तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि, मतलब किसी अंग्रेज़ की हिम्मत नहीं हुई कि हम किसी जगह पर कब्ज़ा करें या उनसे क्या करें, उनसे कोई ज़मीन छीन लें। मगर बाद में क्या हुआ, जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो अगले जो राजा आए वो इतने पावरफुल नहीं थे, और क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब क्या चाहने लगी कि वो जो है इंडिया के अलग अलग हिस्सों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दे, तो वो इसमें जो है जुड़ गई इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ देयर प्रॉफिट इन ट्रेड इवन फर्दर। किस लिए? क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमें और फ़ायदा हो, तो हमें और फ़ायदा हो इसके लिए हम और जगह पर अपने सेंटर खोलें और जगह पर क्या करें, अपना ट्रेड करें। हिंदुस्तान में सिर्फ कुछ जगह पर ही चल रहा था इनका काम जैसे, तो ये चाह रहे थे हम पूरे हिंदुस्तान में और जगहों पर क्या करें, कब्ज़ा कर लें और वहाँ पर भी अपना ट्रेड का काम चला दें, यानी जिससे और पैसा आए। ठीक है, जिससे और ज़्यादा टैक्स आए। अगर मैं मान लो अगर मैं सिर्फ राजस्थान में रह रहा हूँ और राजस्थान में मेरी हुकूमत चल रही है तो मुझे वहीं से क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा। अगर मैं राजस्थान है, गुजरात है, चंडीगढ़ है, जितनी भी जगह सब पर हुकूमत करूँ तो वहाँ से मुझे ज़्यादा लोग ज़्यादा टैक्स देंगे। इस हिसाब से ये लोग क्या करने लगे, इन्होंने सोचा कि अब हम ज़्यादा जगह पर कंट्रोल करेंगे और इन्होंने इसके लालच में क्या करना शुरू कर दिया, ये सारा काम करना शुरू कर दिया। मतलब क्या करना शुरू कर दिया, ज़मीनों को क्या करना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया। किस लिए? कि इनका ट्रेड और बढ़ जाए। ठीक है, इनका बिजनेस और बढ़ जाए। नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल डिड नॉट लाइक दिस एंड फॉर द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ प्लेजी। और जो नवाब सिराजुद्दौला थे उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने बैटल की इनसे, यानी इनसे लड़ाई की, और उस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ प्लेजी, जो कि 1757 में हुआ था। क्या 1757 में बैटल ऑफ प्लेजी हुई थी, जो कि किसके बीच में हुई थी? नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। ही वॉज हाउएवर डिफीटेड इन द बैटल बाय द ब्रिटिश आर्मी लेड बाय रॉबर्ट क्लिफ। मगर ये जो क्या हुआ, डिफीट हो गए उस बैटल में, बैटल ऑफ प्लेजी में क्या हुआ, ये हार गए, जो कि ब्रिटिश आर्मी के ज़रिए लड़ाई की गई थी। किसके बीच में? नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी, यानी अंग्रेज़ों की जो आर्मी थी उन लोगों के बीच में। और अंग्रेज़ों के आर्मी लेके कौन आया था, मतलब लीडर कौन था उनका? वो था रॉबर्ट क्लिफ। ठीक है, अब वहाँ पर वो लोग क्यों जीते? पहली बात, वो लोग इतने अक्लमंद थे, पढ़े लिखे थे, तो दिमाग से सारी चीज़ करते थे। ठीक है, अंग्रेज़ जो थे। और दूसरी बात, उन लोगों के पास अच्छे खासे हथियार थे। ठीक है, हम लोग के पास था, हिंदुस्तान के पास क्या था, हिंदुस्तानी क्या यूज़ करते थे, ज़्यादातर गनों का इस्तेमाल तो करते नहीं थे। किसका इस्तेमाल करते थे? ज़्यादा तलवार, चाकू, ठीक है, ढाल, ये सब, हाथी, घोड़े। मगर इनसे क्या फ़ायदा, जब आप लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे उनके पास तक, वो उससे पहले ही गोली मारकर फायर करके आपको हरा देंगे। तो इसलिए टेक्नोलॉजी की वजह से भी हारे। हम लोग साइंस में बहुत पीछे थे, हम लोग जो है हाथों से लड़ा करते थे, हाथों वाली लड़ाई करते थे। वो लोग औजारों से लेके लड़ते थे, बंदूकों से लड़ते थे, तो उन लोगों का क्या था, वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल होता था। तो उस लड़ाई में सिराजुद्दौला हार गए, जो कि 1757 में हुई थी, जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लेजी। और रॉबर्ट क्लिफ जो था वो यहाँ पर अपनी आर्मी लेके आया था, अंग्रेज़ों की आर्मी को लेकर लीडर बन के वो आया था, और नवाब सिराजुद्दौला उस लड़ाई में हार गए। फिर क्या हुआ, लेटर इन 1765, फिर 1765 में रॉबर्ट क्लिफ फॉट मुगल एम्परर शाह आलम इन द बैटल ऑफ बक्सर। फिर 1765 में जो रॉबर्ट क्लिफ था, वही जो
अपनी आर्मी लेके आया था, जिसने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, वो दोबारा अपनी आर्मी लेके गया और किससे लड़ाई की उसने? मुग़ल एम्परर, मतलब जो औरंगज़ेब थे उसके बाद जो बाकी मुग़ल एम्परर आए उसमें एक एम्परर थे शाह आलम, क्या शाह आलम नाम था उनका, उन्हें जो है बैटल ऑफ बक्सर में उन्हें भी हरा दिया गया। रॉबर्ट क्लिफ ने उसे भी हरा दिया, ठीक है, रॉबर्ट क्लिफ जो था उसने जो है बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम को भी हरा दिया। द ब्रिटिश वर विक्टोरियस इन दिस बैटल एज वेल, और इस बैटल में, इस लड़ाई में भी, यानी बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लेजी, दोनों लड़ाई में 1757 में हुई बैटल ऑफ प्लेजी, 1765 में हुई बैटल ऑफ बक्सर, दोनों लड़ाई में रॉबर्ट क्लिफ की आर्मी जीत गई, अंग्रेज़ जीत गए। आफ्टर दीज टू बैटल, अब इस दो बैटल के बाद बंगाल आ रिच प्रोविंसेस इन दोज डेज वॉज टेकन ओवर बाई कंपनी सरकार अलॉन्ग विद बिहार एंड उड़ीसा। अब बंगाल जो था, बंगाल के राजा कौन थे? नवाब सिराजुद्दौला, वो तो पहले ही हार गए। उसके बाद जो हिंदुस्तान के राजा थे पहले, वो कौन थे? औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब के बाद तो कौन आए? शाह आलम आए। अब वो उन्होंने शाह आलम को हराया, यानी उन लोगों को और कॉन्फिडेंस आ गया कि हमने बंगाल के इतने मशहूर राजा को हराया, और यहाँ तक कि हिंदुस्तान के राजा हमने शाह आलम को हराया। यहाँ तक कि शाह आलम बहुत वीक थे, औरंगज़ेब के बाद इतना पावरफुल राजा कोई नहीं आया है मुग़ल एम्पायर में। मगर वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि अब तो हमने जो है मेन दो राजाओं को हरा दिया, एक तो बंगाल और यहाँ तक कि इतने पावरफुल राजा को हरा दिया हमने, जो हिंदुस्तान का राजा कहलाया करता था, उनकी जनरेशन में से एक को हराया है। तो इन्हें ऑन कॉन्फिडेंस आ गया और इन लोगों को महसूस हो गया कि हाँ, अब इन पर राज करना आसान है। तो उन्होंने क्या किया? बंगाल पे हुकूमत कर ली, जो कि उस ज़माने का रिच प्रोविंस माना जाता है, बहुत अमीर जगह थी, वो ट्रेड के लिए बहुत मशहूर जगह थी, वहाँ पर बहुत अच्छी खासी ट्रेड होती थी, और वो लोग ने उसे कब्ज़ा कर लिया क्योंकि वहाँ से और पैसा मिलेगा और फ़ायदा होगा। और यहाँ तक कि उसके साथ बिहार और उड़ीसा में भी इन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया। फिर आया द अपराइजिंग ऑफ 1857। अब इसमें क्या है? 1857 के बाद की बात करते हैं अब, मतलब 1857 की बात करते हैं अब। यहाँ पर क्या हुआ था? बिसाइड द फार्मर एंड वीवर्स, ये कह रहे हैं फार्मर और वीवर्स के साथ द इंडियन सोल्जर वर ऑल्सो डिससेटिस्फाई। ये जो इंडियन सोल्जर थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे, वो भी इससे डिससेटिस्फाई थे। मतलब फार्मर और वीवर्स को तो परेशानी थी ही थी, जो इंडियन सोल्जर थे उन्हें भी परेशानी थी। द एंगर ऑफ द इंडियन सोल्जर वॉज एक्सप्रेस इन द अपराइजिंग ऑफ 1857, ऑल्सो नोन एज द सेफो मुटिनी, क्या सॉरी सेपोए मुटिनी कहते हैं, सेपोए मुटिनी, ठीक है। अब ये क्या है, फिर से सुनिए। द एंगर ऑफ द इंडियन सोल्जर वॉज एक्सप्रेस इन द अपराइजिंग ऑफ 1857। ये कह रहे हैं 1857 के उभरने के साथ साथ, जो 1857 के आने के साथ साथ इंडियन सोल्जर का गुस्सा नज़र आया था, इंडियन सोल्जर का एंगर नज़र आया था कि वो कितना नाराज़ हैं। पहले तो फार्मर और वीवर्स ही नाराज़ थे, सबको पता था, क्योंकि उन लोगों का काम बंद हो गया, वो भूखे मर रहे हैं, काम नहीं है कोई, ठीक है। और यहाँ तक कितना कर्ज़ हो गया उन्हें, ज़बरदस्ती बिना फालतू का कर्ज़ हो गया, खुद ही जो है अंग्रेज़ उन्हें जो है सामान उनसे ख़रीद लेते और फिर उन्हें ही कर्ज़ दे रहे हैं, उनसे ही जो है फ्री में ख़रीद रहे हैं। इस तरह से वो लोग तो परेशान थे ही, मगर जो गुस्सा सोल्जर का निकला था वो कब निकला था? 1857 में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सेपोए मुटिनी, क्या सेपोए मुटिनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। कॉज ऑफ अपराइजिंग, और इसकी वजह क्या थी? अब ये देखते हैं, ये गुस्सा होने की, जो सोल्जर थे इनका गुस्सा जो है बढ़ने की वजह क्या थी, इसकी वजह क्या थी, ये लोग क्यों नाराज़ थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये वजह क्या थी, क्यों नाराज़ थे सोल्जर। द इंडियन सोल्जर वर एक्सट्रीमली डिसकंटेंट बिकॉज दे वर ट्रीटेड अनजस्टली बाय देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स। क्या कह रहे हैं? इंडियन सोल्जर जो थे वो एक्सट्रीमली डिसकंटेंट थे, किससे? मतलब एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा जो है उनसे गुस्सा थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। क्यों? क्योंकि वो जो है बिल्कुल ही अनजस्टली ट्रीट किए जाते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स के ज़रिए। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो ब्रिटिश अंग्रेज़ों के जो ऑफिसर्स थे, जो उनके सोल्जर थे, वो लोग इन लोगों के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आते थे, बहुत बदतमीज़ी से पेश आते थे, जिसकी वजह से वो लोग उससे बहुत नाराज़ होते थे। दे वर नॉट अलाउड प्रमोशन एंड वर ऑल्सो पेड लेस सैलरी एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर। और उन लोगों को कोई प्रमोशन नहीं मिलता था, यहाँ तक कि वो जो हिंदुस्तानी सोल्जर थे वो लोग उन्हीं लोगों के लिए अंग्रेज़ों के सोल्जर के साथ, अंग्रेज़ों की आर्मी के साथ काम कर रहे थे। उसके बावजूद क्या होता था, उन लोगों को कम सैलरी दी जाती थी, जैसे कि अंग्रेज़ों को देते थे वो लोग, उसके मुकाबले कम सैलरी देती थी, और उन्हें प्रमोशन नहीं किया जाता था, उन्हें कोई प्रमोट नहीं करता था। जैसी नीची की जॉब है, नीची थोड़ी बहुत छोटी मोटी जॉब है, वही दे दिया करते थे बस, वो भी अपने फ़ायदे के लिए। हाउएवर इट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल दैट फाइनली लेड टू द रिवॉल्ट। और क्या हुआ? ये किसका इंट्रोडक्शन था? यहाँ पर किसका इंट्रोडक्शन हुआ था? एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन हुआ था, जो कि जिसकी वजह से क्या हुआ, फाइनली जो है रिवॉल्ट, लड़ाई की शुरुआत हुई थी, जो लड़ाई की शुरुआत बनी। टू लोड द राइफल द सोल्जर हैड टू बाइट ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ द कैटरीज। क्या होता था? उस
राइफ़ल कहते हैं जो हमारी गन होती है, उस राइफ़ल को लोड करने के लिए सोल्जर को क्या करना पड़ता था, उसके आउटर कवरिंग को, जो कैटरिज का आउटर कवरिंग होती है, उसे चबाना पड़ता था। इट वॉज रिमर्ड दैट द कैटरिज वॉज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ आइदर काउ और पिग। और ये कहा जाता था कि जो कैटरिज है जिसे वो दांत से चबाया जाता था, चबा के लोड जो किया जाता था, वो ये कहा जाता था या तो फिर पिग या काव के फैट से, चर्बी से वो बनता था, ग्रीस किया जाता था। मतलब जैसे हम ग्रीसिंग करते हैं, ऑयल लगाते हैं, तो वो जो कैटरिज था, जैसे हम बॉम्ब, आपने देखा होगा मूवी में बॉम्ब होता है, बॉम्ब, तो बॉम्ब फोड़ने से पहले, फेंकने से पहले दांत से उसका कुछ पॉइंट होता है, पिन होती है, वो खींचते हैं। तो इसी तरह से जो कैटरिज था वो लोड करने के लिए क्या करना पड़ता था, उसे खींचना पड़ता था मुँह से। तो अब लोगों को ये पता चला कि वो जो है PIG या काव की चर्बी से उसे ग्रीस किया जाता है, उसे काव की चर्बी या PIG की चर्बी लगाई जाती है। दिस हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ द हिंदूज और मुस्लिम। अब इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान हुआ, उन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू या मुस्लिम मज़हब में चर्बी नहीं लगाते हैं, हिंदू मज़हब में काव की चर्बी जो है नहीं लगाते हैं वो लोग, ठीक है, मीट वो तो खाते ही नहीं हैं। और मुस्लिम्स में क्या है, वो लोग पिग की चर्बी नहीं लगा सकते, पिग जो है उसे छू नहीं सकते यहाँ तक के। तो ये जो दो हैं, ये चीज़ वो लोग, उन्हें पता चला कि मुंह से हटाना होता है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि हमारे मज़हब में इन्होंने जो है दखल अंदाज़ी करी है, हमारे मज़हब के साथ इन्होंने बदतमीज़ी करी है, ठीक है, हमसे ये काम करवा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। द सोल्जर रिफ्यूज़ टू यूज़ दीज बुलेट्स। और फिर सोल्जर जो थे, उन लोगों ने इन बुलेट्स का इस्तेमाल करना मना कर दिया। एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ब्रिटिश अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। वो लोग क्या कर रहे थे, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें PIG और काव की चर्बी है, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे मज़हब में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। और इसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। फिर क्या हुआ, द रिवोल्ट स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857 इन मेरठ। मेरठ में 10 मई को ये लड़ाई शुरू हो गई 1857 में, ठीक है, 1857 में 10 मई को मेरठ में लड़ाई शुरू हुई। इसे ही हम कहते हैं द अपराइजिंग ऑफ 1857। 1857 की लड़ाई की शुरुआत, 1857 की शुरुआत, ठीक है, अपराइज होना, उठना, 1857 का उठना, वहाँ पर क्या हुआ था, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट के स्प्रेड कैसे हुआ, फैली कैसे। द सोल्जर शॉट डाउन देयर ब्रिटिश ऑफिसर एंड टुक ओवर मेरठ। क्या हुआ था, जो सोल्जर्स थे उन लोगों ने, उनके जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो ब्रिटिश अंग्रेज़ ऑफिसर्स थे, उन लोगों को गोली मार दी, शॉट डाउन कर दिया, गिरा दिया मार के, और मेरठ पे हुकूमत कर ली। मतलब हुकूमत क्या कर ली, मेरठ तो हमारा था ही, मतलब अब कंट्रोल कर लिया। पहले वहाँ पर जो उनकी हुकूमत थी उसे हटा दिया, हुकूमत क्या, मेरठ तो हमारा था ही और रहेगा वो तो। मगर क्या था, उस टाइम अंग्रेज़ थे वहाँ पर, तो उन लोगों को हराया, वहाँ से भगाया, और वहाँ पर मेरठ को अपने अंडर में दोबारा लिया। द रिवोल्ट देन स्प्रेड टू दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। हल्के हल्के करके पहले मेरठ में हुई, उसके बाद दिल्ली में लड़ाई शुरू हुई, फिर कानपुर में लड़ाई शुरू हुई। अलग अलग जगह के लोग, जब एक जगह से लड़ाई शुरू हो गई तो सब लोग हिंदुस्तानी लड़ना शुरू कर दिए, ठीक है। फिर दिल्ली में हुई, फिर उसके बाद कानपुर में लड़ाई शुरू हुई, फिर उसके बाद लखनऊ में हुई, ऐसे करके झांसी में हुई, और इंडिया के अलग अलग हिस्सों में हिंदुस्तानियों ने लड़ना शुरू कर दिया। मैनी लीडर्स सच एज नाना साहेब। उसके बाद पेज नंबर नेक्स्ट देखिए, नाना साहेब, मतलब अब कुछ लीडर के नाम बता रहे हैं जो लोग लड़ाई को लीड करा रहे थे, जो लोग लड़ाई को चला रहे थे, हिंदुस्तानी की तरफ से जो लड़ाई चला रहे थे, जो लीडर बने हुए थे, ठीक है। एक लीड करने के लिए तो होना चाहिए ना, एक मॉनिटर जैसे क्लास का होता है वैसे एक लीडर भी तो होता है। तो नाना साहेब थे इसमें, फिर रानी लक्ष्मीबाई थी, यहाँ है रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल थी, ठीक है, ताटिया टोपे थे। ये सब क्या कर रहे थे, लेट द रिवोल्ट इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। इन लोगों ने इंडिया के डिफरेंट रीजन में लड़ाइयाँ शुरू कर दी, हिंदुस्तानियों के तरफ से लड़ने के लिए, अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से छुटाने के लिए लड़ाइयाँ शुरू कर दी। द रिवॉल्ट वॉज क्रश बाय द ब्रिटिश एज द लेटर हैड बेटर वेपन्स एंड वर मोर ऑर्गेनाइज। और जो रिवॉल्ट थी, जो जंगें थी, जो लड़ाई थी, वो ब्रिटिशर्स के ज़रिए क्रश कर दी गई, मसल दी गई। मतलब ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, उन लोगों ने इन लड़ाइयों को क्या कर दिया, बिल्कुल मसल दिया। मतलब उन लोगों ने अपने आप को बचा लिया और वो जीत गए, ठीक है, उस लड़ाई से वो जीत गए। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छे हथियार और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से वो जीत रहे थे। आउटकम ऑफ द रिवॉल्ट का रिजल्ट क्या आया, ये जो लड़ाई हुई इसका क्या फ़ायदा हुआ। मान लो हम अंग्रेज़ों को, चलो मान लो उस टाइम हरा नहीं पाए, भगा नहीं पाए, मगर तब भी जो है काफ़ी जो है हिंदुस्तानियों ने नुकसान पहुंचाया था उन्हें। क्योंकि हिंदुस्तानी क्या थे, तलवारों से लड़ते थे, और वो क्या थे, गन से लड़ रहे हैं, दूर दूर से ही वो शॉट कर दे रहे हैं, दूर दूर से ही मार दे रहे हैं। तो इस वजह से हिंदुस्तानी जो है उनसे जीत नहीं पाए थे। मगर उसका रिजल्ट क्या आया था, ये देखिए। Although the revolt was started by the soldiers, it awakened the Indian people and made them realize the importance of freedom.
क्या हुआ, यहाँ तक कि हमें पता है हालांकि जो लड़ाई थी वो सोल्जर्स ने, जो इंडियन सोल्जर थे, जो हिंदुस्तानी फौजी थे, हिंदुस्तान के जो लड़ाकू थे, उन लोगों के ज़रिए लड़ाई शुरू हुई थी, ठीक है। मगर जो इंडियन पीपल थे, इंडियन लोग थे, उन लोगों की आंखें खुली थी इससे। उन लोगों ने भी क्या किया, उन लोगों ने भी फील किया कि आज़ादी की कितनी वैल्यू है, आज़ादी की कितनी इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए वो लोग भी इंडियन सोल्जर के साथ शामिल हुए और अलग अलग जगह से जितने भी राजा थे, छोटे छोटे बड़े बड़े जितने भी राजा थे, अपनी अपनी सेना के साथ खड़े हो गए लड़ने के लिए। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस केम टुगेदर टू फाइट फॉर वंस कॉज। और जो अलग अलग जगह के राजा थे, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग मज़हब के जो लोग थे, वो सब एक साथ इकट्ठा हुए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी मज़हब के लोग हिंदुस्तान में रह रहे थे, जितने भी हिंदुस्तानी थे, सब एक साथ इकट्ठा हुए और एक ही रीज़न के लिए लड़े। कौन सा रीज़न था? अंग्रेज़ों को भगाने का। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और जो 1857 की रिवॉल्ट हुई थी, लड़ाई हुई थी, इसे हम इंडिपेंडेंस की पहली लड़ाई कहते हैं, आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं, ठीक है, आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं, जो कि कब हुई थी? मेरठ में हुई थी 10 मई 1857 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, ये हम अपने पास्ट के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है, अपने हिंदुस्तान के बारे में सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। The revolt led to the downfall of the English East India Company and the administration of the India came directly under the British Crown। क्या हुआ इस रिवॉल्ट से, इस लड़ाई से क्या फ़ायदा हुआ था या क्या चेंजेस होते हैं? फ़ायदा तो नहीं कहेंगे अभी हम, ये कहेंगे कितना बदलाव आया, ठीक है। तो उस ज़माने में जब ये लड़ाई हुई 1857 को, तो 1857 के बाद में जब ये लड़ाई हुई तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका काफ़ी नुकसान हुआ। जितने हिसाब से वो बिज़नेस कर रही थी, जिस हिसाब से उसका फ़ायदा हो रहा था, वो उसमें काफ़ी गिरावट आई। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन। और जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके अंडर में आ गया? ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया। यानी ब्रिटिशर्स क्या करने लगे? एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलाने लगे हिंदुस्तान का, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, क्वीन विक्टोरिया वॉज डिक्लेयर द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्हें जो है एम्प्रेस बना दिया गया इंडिया का, मतलब रानी बना दी गई। वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ इंडिया। और जो वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे, ये नाम है बच्चों, अंग्रेज़ थे एक, वो क्या कर दिए गए? उन्हें इंडिया का गवर्नर बना दिया गया और इन्हें जो है रानी बना दिया गया, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया जो थी, अंग्रेज़ जो इंग्लैंड से आई थी, वहाँ की क्वीन थी, यहाँ आके वो एम्प्रेस बन गई। जैसे एम्परर होता है, राजा होता है, वैसे ही एम्प्रेस बन गई, यानी रानी बन गई, ठीक है। और जो वायसरी लॉर्ड कैनिंग थे, उन्हें जो है यहाँ का गवर्नर बना दिया गया इंडिया का, ठीक है, इंडिया का गवर्नर बना दिया गया। उसके बाद यहाँ देखते हैं नेशनल रिवाइवल ऑफ इंडिया। चलिए यहाँ देखते हैं इसमें क्या है। मैनी चेंजेस सच एज स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ओपनिंग ऑफ मिल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन इंडिया अंडर द अर्ली रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। क्या हुआ? काफ़ी बदलाव भी आए थे इंडिया के अंदर, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज का पढ़ाई करना शुरू कर दिया गया। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब जैसे कि हमें पता है, हम लोग हिंदी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, उर्दू बोलते थे, ये सब लैंग्वेज बोलते थे नॉर्मल। मगर फिर उस ज़माने में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी शुरू की, मतलब इंग्लिश सिखाना शुरू किया, इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया और हिंदुस्तानियों को भी इंग्लिश सिखाना शुरू कर दी। ओपनिंग ऑफ मिल्स, अलग अलग जगह पर मिल्स खोली गई, फैक्ट्रीज़ खोली गई। टेलीग्राफ सिस्टम आया, पोस्टल सिस्टम आया, जो हम टेलीग्राफ भेजते हैं ना इधर से उधर, ये पोस्टल सिस्टम होता है, ये सब सिस्टम आया, ठीक है। टेलीग्राफ सिस्टम आया, पोस्टल सिस्टम आया। वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन इंडिया अंडर द अर्ली रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, तब उसी हुकूमत के समय में ही ब्रिटिश ने जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर लाए, ये सब चीज़ें यहाँ पर इंट्रोड्यूस की। नाउ द इंडियंस रियलाइज दैट दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स इन देयर ओन कंट्री बाय द ब्रिटिशर्स। मगर अब क्या लगने लगा था, हिंदुस्तानियों को ऐसा लगने लगा था कि हम अपनी ही कंट्री में एक गुलाम की तरह, एक नौकरों की तरह ब्रिटिशर्स जो हैं हम पे ट्रीट कर रहे हैं। हम अपनी ही कंट्री में, अपने ही मुल्क में रह रहे हैं और उसके बावजूद दूसरे मुल्क का कोई इंसान आके हम पर हुकूमत कर रहा है, हमें क्या कर रहा है, हमें नौकर की तरह, गुलाम की तरह बर्ताव कर रहा है हमारे साथ। देयर फीलिंग्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। और इनकी जो फीलिंग थी, इससे क्या हुआ, एक एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन बनाई गई, ठीक है, एक एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन तैयार की गई। ट्रेडर एंड बिजनेसमैन ओपन मॉडर्न मिल्स एंड फैक्ट्रीज़। जो ट्रेडर थे और जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने मॉडर्न मिल्स और फैक्ट्रीज़ खोली। इंडियन स्टार्टेड देयर ओन स्कूल। इंडियंस ने अपना खुद का स्कूल खोला, उन्होंने अपनी खुद के बिजनेस स्टार्ट किए। दे हेल्ड मीटिंग्स टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रूलर्स टू देयर प्रॉब्लम्स एंड नीड्स। और उन्होंने अपनी मीटिंग बनाना शुरू की, जिसमें जो हिंदुस्तान के अलग अलग राजा थे, वो लोग क्या कर पाएँ कि वो उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी ज़रूरतों को समझें, ठीक है। एवरीबडी वॉन्टेड फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेसिव ब्रिटिश रूल। और हर कोई क्या चाहता था, आज़ादी चाहता था। किससे? अंग्रेज़ी हुकूमत से। जो अंग्रेज़ थे, जो इंग्लिश वाले थे, इंग्लैंड के जो लोग थे, इन लोगों से क्या चाह रहे थे, ये लोग आज़ादी चाह रहे थे, जिसकी वजह से हर कोई क्या करने लगा, अब आगे
पढ़ने के लिए मेहनत करने लगे। सब लोग हिंदुस्तानी भी अपनी क्या करने लगे, अपनी फैक्ट्री खोलने लगे, अपना स्कूल खोलने लगे कि हम लोग भी पढ़ेंगे, हम लोग भी टैलेंटेड होंगे उन लोगों की, क्योंकि उन्हें हराना था, उन्हें भगाना था। तो राजाओं की भी मदद लेने लगे, अलग अलग मीटिंग करने लगे, सारे राजाओं से मिलने लगे, उनकी भी हेल्प लेने लगे, ठीक है, पैसों से, फौजियों की मदद से, उनके सोल्जर की मदद से क्या करने लगे, हेल्प लेने लगे। उसके बाद आया द इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए यहाँ देखते हैं। द ब्रिटिश हैड रिगेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडिया बाई 1859। 1857 के बाद जो रिवॉल्ट हुई थी, तो 1859 में अंग्रेज़ों ने दोबारा क्या किया, यहाँ पर फिर से हुकूमत अपनी जमा ली। मतलब हारे नहीं थे वो 1857 की लड़ाई में, वो हारे नहीं, और 1859 में फिर से कंट्रोल ले लिया उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर। बट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिजल्ट इंक्रीज अवेयरनेस अमंग इंडियंस। मगर जो रिवॉल्ट थी, जो लड़ाई थी 1857 की, उसका रिजल्ट जो है उसने क्या इंक्रीज़ कर दिया, इंक्रीज अवेयरनेस, उसने सावधानी बढ़ा दी। किसके बीच में, 101 से 102 पर आइए। अमंग के बाद नेक्स्ट पेज पर अमंग एजुकेटेड इंडियंस ऑफ द अब्यूज़ ऑफ द ब्रिटिश रूल। जो पढ़े लिखे इंडियंस थे, जो इंडिया के जो पढ़े लिखे लोग थे, हिंदुस्तानी पढ़े लिखे थे, उन लोगों के बीच में उन लोगों को जो है और समझदार कर दिया, और जो है क्या कर दिया, सावधान कर दिया, ठीक है। उन लोगों ने, चाहे वो हार गए, अंग्रेज़ों को भगा नहीं पाए, मगर तब भी वो लोग उससे काफ़ी सावधान हो गए, काफ़ी चीज़ें उन्होंने सीखी। यहाँ पर देखिए, ऑफ द अब्यूज़ ऑफ द ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल की जो गालियाँ थी, जो हुकूमत की गालियाँ थी, उससे वो काफ़ी सावधान हो गए, काफ़ी उससे उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी। जैसे सम इंग्लिश मैन वर सिम्पैथेटिक, कुछ इंग्लिश मैन जैसे सिम्पैथेटिक थे, जैसे कि सर A.O. ह्यूम, अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1805। ये जो कुछ मतलब ये कह रहे हैं सिम्पैथेटिक, मतलब कुछ लोग जो है काफ़ी अच्छे भी थे, कुछ इंग्लिश मैन, कुछ अंग्रेज़ जो है अच्छे भी थे, जो हिंदुस्तानियों के साथ थे। जैसे कि सर A.O. ह्यूम जो थे, वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। ये जो है इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई 1885 में। क्या बनाई इन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई 1885 में। The first section of the Indian National Congress was held at Mumbai under the presidency of W.C. बनर्जी। क्या हुआ, पहली जो नेशनल कांग्रेस हुई थी वो कहाँ बिठाई गई थी, मुंबई में। इसकी जो मीटिंग सबसे पहले बैठाई गई थी कहाँ पर, मुंबई में। किसकी प्रेसिडेंटशिप में, W.C. बनर्जी। W.C. जो बनर्जी थे वो यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे इसके। द कांग्रेस मेट एवरी ईयर इन डिफरेंट सिटीज़ आफ्टर दिस। और इसके बाद जो कांग्रेस थी वो हर साल मिलती थी अलग अलग सिटीज़ में। बिटवीन 1885 एंड 1905 द कांग्रेस अडॉप्टेड अ मॉडरेट अप्रोच टूवर्ड द ब्रिटिश पॉलिसी ओवर इंडिया। फिर 1885 से लेकर 1905 तक जो कांग्रेस थी, उन्होंने मॉडरेट अप्रोच जो है ब्रिटिश पॉलिसी, जो इंडिया के अंदर ब्रिटिश पॉलिसी चल रही थी उसके खिलाफ, उसके टूवर्ड्स, उसकी तरफ जो है उन्होंने मॉडरेट पॉलिसीज़, मॉडरेट अप्रोच हासिल की। द लीडर केम टू बी नोन एज मॉडरेट्स। जो लीडर थे, जो लीड कर रहे थे, उन्हें मॉडरेट्स कहा गया। द ब्रिटिश डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस। क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, उन लोगों ने कांग्रेस की कोई भी डिमांड नहीं सुनी। कांग्रेस की कोई भी, जो कांग्रेस ये पार्टी जो थी, ये ग्रुप जो था, ये कांग्रेस, ये वाली कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस जो है क्या है, ये एक ग्रुप था मान लिए, ठीक है। तो ये जो है जो ऑर्गेनाइजेशन थी एक तरह की, या हम ये कह सकते हैं इनका जो इंस्टीट्यूशन था, ये जो है इसकी इन्होंने डिमांड नहीं सुनी। अंग्रेज़ों से जो जो डिमांड मांगी, वो जो इन्होंने चीज़ें मांगी, वो चीज़ें इन्होंने नहीं पूरी की। उसके बाद W.C. बनर्जी। मीनवाइल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इंट्रोड्यूस द गणपति फेस्टिवल इन 1893 एंड द शिवाजी फेस्टिवल इन 1895। क्या हुआ, हालांकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने जो है गणपति फेस्टिवल जो है 1893 में और शिवाजी फेस्टिवल 1895 में कराया। टू अवेकन द नेशनल स्पिरिट इन फेवर ऑफ स्ट्रगल फॉर स्वराज। किस लिए, कि जो स्वराज है, लड़ाई है, जो हमारे नेशनल स्पिरिट पैदा करने के लिए, ठीक है, लोगों के बीच में देशभक्ति पैदा करने के लिए, और अपने स्वराज के लिए, अपने खुद के लिए लड़ने के लिए लोगों के बीच में क्या करना था, स्पिरिट पैदा करनी थी, जोश पैदा करने के लिए उन्होंने क्या किया, 1893 और 1895 में त्यौहार मनाया एक। ही डिक्लेयर स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट। इन्होंने क्या कहा कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट। मतलब आज़ादी मेरा जन्म अधिकार है और मुझे वो हासिल करना ही है, मतलब और वो मेरे पास होना ही चाहिए। मतलब इन्होंने ये एक लाइन बोली थी कि जन्म से ही सब किसी को क्या है, आज़ादी है, आज़ादी का हक सबको है और वो सबके पास होना चाहिए। एंड आई मस्ट हैव इट, और मेरे पास वो होना चाहिए। बंकिम चंद्र फेमस सॉन्ग वंदे मातरम हैड बीन द मेन थीम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म।
और जो इंडियन नेशनलिस्ट का मेन थीम था वो क्या था, वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र का फेमस सॉन्ग है, जो हमारा इंडियन सॉन्ग है, आपने सुना होगा। बंकिम चंद्र छत्तीर जी ने ये गाना गाया था, लिखा था, मतलब क्या नाम है इस गाने का, क्या नाम है, वंदे मातरम, आपने सुना होगा। सम लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स ऑफ द कांग्रेस, और जो कांग्रेस के मॉडरेट्स थे उसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। कौन कौन से थे लीडर, जैसे कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तो आपने ये शुरुआत की है, अब छठी से आप पढ़ेंगे, जब आप 6 क्लास में आएंगे तब पढ़ेंगे आप SST में, हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी, तब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें और बेहतर तरीके से। ठीक है, अभी तो हमने थोड़ा थोड़ा बताया है, अभी इसे और एक्सप्लेन करके आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर आ जाइए बच्चों, यहाँ पर हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। पहला है यहाँ पर, द रिवॉल्ट स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857 इन दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, कलकत्ता। कहाँ हुई थी, तो जो ये अपराइजिंग हुई थी, ये लड़ाई की शुरुआत हुई थी आज़ादी की, जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ फ्रीडम कहते हैं, तो वो कहाँ हुई थी, 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। कहाँ पर, मेरठ। तो यहाँ पर आप टिक लगाइए मेरठ पर। ठीक है, फर्स्ट का क्या हो गया, ए हो गया, इस पर टिक लगा दिए। फिर नेक्स्ट पेज पर सेकंड है, द बैटल ऑफ प्लेजी वॉज फॉट इन, बैटल ऑफ प्लेजी कब हुई थी, 1757 में हुई थी। कब हुई थी, 1757 में। ठीक है, किसके किस में बीच में हुई थी, ये भी मैंने बताया था, अंग्रेज़ के बीच में। अंग्रेज़ कौन था, रॉबर्ट क्लिफ था, और कौन था, यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कौन था, रॉबर्ट क्लिफ और नवाब सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में हुई थी बैटल ऑफ प्लेजी 1757 में। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, अपने हिंदुस्तान के बारे में तो पता ही होना चाहिए। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो कब बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, मैंने बताया था 1885 में। ठीक है, और किसने बनाई थी, सर A.O. ह्यूम, जो कि वो भी अंग्रेज़ी था। ठीक है, उसने ही बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आप टिक कर दिए इस पर, ऑप्शन नंबर बी 1885। फोर्थ, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज ऑल्सो कॉल्ड द डैश ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कह रहे हैं जो 1857 की रिवॉल्ट हुई थी उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहली लड़ाई आज़ादी की मानी जाती है, उसे हम पहली लड़ाई कहते हैं आज़ादी की। वहीं से ही लोगों के दिल में आज़ादी की क्या हुई था, जोश शुरू होता है, ये समझते हैं आज़ादी के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया था, लड़ना शुरू किया था। ठीक है, उसकी हिम्मत वहाँ से मिली थी। फिर आया हमारा नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। तो यहाँ पर हेल्प बॉक्स है, इसे देखकर हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला है डैश, अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। ये कह रहे हैं कौन था वो जो कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। ठीक है, उसने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनाई थी, फाउंड की थी। कौन था वो, सर A.O. ह्यूम। तो यहाँ हम लिख देंगे सर A.O. ह्यूम, सर A.O. ह्यूम। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, जगह कम है इसलिए। तो ये हो गया सर A.O. ह्यूम, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट। आपको ये इसके अंदर लिखना है, इसे खाली मत छोड़िएगा, चाहे यहाँ पर आप नंबर लिख रहे हैं तो लिख लिए, मगर इसके अंदर ज़रूरी लिखना। द फार्मर हैड टू पे हैवी टैक्सेस, क्या पे करना पड़ता था उन्हें, हैवी टैक्स पे करना पड़ता था, हैवी टैक्सेस, काफ़ी कर्ज, उन्हें कर्ज तो नहीं कहेंगे, टैक्स मतलब कहते हैं जो हमारा टैक्स जाता है। ठीक है, तो ये टैक्स देना पड़ता था उन्हें। तो ये हो गया सेकंड, ये हो गया सेकंड हो गया, यहाँ पर टैक्सेस लिख लिए, आपको लिखना भी है। डैश वॉज डिक्लेयर द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, इंडिया का एम्प्रेस किसे बना दिया गया, क्वीन विक्टोरिया को बना दिया गया। जो क्वीन विक्टोरिया थी वो यहाँ की आके रानी बन गई। ठीक है, यहाँ की रानी बन गई क्वीन विक्टोरिया, VICTORIA, क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया। तो क्वीन विक्टोरिया को क्या बना दिया गया, वहाँ की एम्प्रेस बना दिया गया। वाइसरी डैश वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ इंडिया, और वाइसरी लॉर्ड कैनिंग को क्या बना दिया गया, उन्हें जो है इंडिया का गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, इंडिया का गवर्नर बना दिया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आप वाइसरी लॉर्ड कैनिंग, LORD लॉर्ड, उसके बाद कैनिंग CANNING, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इन्हें जो है क्या बना दिया गया, यहाँ का गवर्नर बना दिया गया। तो फिर से देखिए सारा, पहले है सर A.O. ह्यूम, दूसरा है टैक्सेस, तीसरा है क्वीन विक्टोरिया, चौथा है लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद आ जाइए इसकी ट्रू फॉल्स पे। तो यहाँ देखिए राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ये सारा किस में करना है हमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो था हमारा, मल्टीपल टेक द करेक्ट ऑप्शंस, और ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, और ये ट्रू फॉल्स, ये सब हमें कॉपी में नहीं करना है। किस में करना है, बुक में करना है। सिर्फ कॉपी में क्या करना होता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, चलिए। अरब्स वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। ये कह रहे हैं जो अरब्स जो थे वो लोग पहले थे, जो अरब से आए थे वो लोग पहले थे इंडिया में ट्रेड करने। तो बिल्कुल ये ट्रू बात है, वो लोग सबसे पहले आए थे। उसके बाद में फिर अंग्रेज़ आने लगे, इधर उधर से, फ्रांस से आने लगे, डच आने लगे, ठीक है, पोर्टुगीज से आने लगे, अलग अलग जगह से लोग बाग आने लगे। तो इसका पहले का क्या हो गया, फर्स्ट का ट्रू।
दूसरा क्या है, द इंडियन वीवर्स सफ़र्ड हैवी प्रॉफिट, ये कह रहे हैं जो इंडियन वीवर्स हैं उन्होंने काफ़ी जो है प्रॉफिट, काफ़ी फ़ायदा हुआ था, नहीं फ़ायदा नहीं हुआ था बल्कि नुकसान हुआ था, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पर जब हुकूमत करने लगे तो उन लोगों का नुकसान होने लगा, सारा काम ठप हो गया उनका, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तीसरा क्या है, टू लोड द राइफल द सोल्जर हैड टू बाइट ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ द कैटरेज, ये कह रहे हैं क्या करने के लिए, लोड करने के लिए राइफ़ल को जो सोल्जर थे उन्हें बाहर की जो कवरिंग थी कैटरेज की उसे चबाना पड़ता था, ये क्या है, ट्रू है, जो कि किससे बनी होती थी, बनी नहीं होती थी बल्कि उसकी ग्रीसिंग की जाती थी, उसमें ऑयलिंग की जाती थी, किससे, पीआईजी या काऊ की चर्बी से, जिसकी वजह से जो हिंदुस्तानी मुस्लिम्स और हिंदूज थे वो लोग उसे करने से मना कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। फोर्थ है, द ब्रिटिश पेड अटेंशन टू द डिमांड्स ऑफ कांग्रेस, ये कह रहे हैं जो कांग्रेस थी उन्होंने जो जो डिमांड की थी उसकी तरफ इन्होंने अटेंशन की, हाँ से मतलब इसकी तरफ ध्यान दिया, नहीं ध्यान नहीं दिया था, कोई भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उनकी बात सुनी नहीं थी, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स। ओके, उसके बाद आ जाइए आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए, हाउ डिड द इंग्लिश एक्सप्लॉइट द पीपल ऑफ इंडिया, ये कह रहे हैं जो इंग्लिश थे, जो अंग्रेज़ थे, उन लोगों ने इंडियन पीपल को कैसे एक्सप्लॉइट करा। तो जैसे कि हमें ये कॉपी में करना है तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जो मैंने टिक लगाए हैं वो टिक लगवा दूंगा और कुछ इसमें ऐसे हैं जो मैंने कॉपी में करे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपके बुक में नहीं है तो मैंने ये कॉपी में कर रखा है, देखिए ये मैंने कॉपी में कर रखा है, हर बार जैसे करते हैं वैसे ही करा है। पार्ट 17 चैप्टर 18, ठीक है, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन 1 उतार लीजिएगा, फिर एक लाइन छोड़ के करिएगा आप, मैंने एक लाइन छोड़ के नहीं करा है, मैं बस आपको आंसर दिखा रहा हूँ। ठीक है, और आपको पेंसिल यूज़ करनी है बच्चों, पहली बता दो पेन यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो आंसर नंबर फर्स्ट क्या है इसका, आंसर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हाउ डिड द इंग्लिश एक्सप्लॉइट द पीपल ऑफ इंडिया, जो इंडियन पीपल थे, इंडियन लोग थे, उन लोगों को इंग्लिश ने, अंग्रेज़ों ने कैसे एक्सप्लॉइट करा था, कैसे मतलब एक्सप्लॉइट करा, कैसे परेशान करा, कैसे सताया। ठीक है, तो ये बताना है हमें। तो इसका आंसर देखिए ये रहा, द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइटेड इंडियंस इन मैनी वेज, किस किस तरीक़ों से, कई तरीक़ों से। दे इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन फार्मर, उन्होंने जो है इंडियन फार्मर पर काफ़ी टैक्स लगा दिया। एंड रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड, और जो इंग्लैंड से जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आते थे उसे जो है इम्पोर्ट्स जो हो रहे थे उसे मना कर दिया। एंड इम्पोर्टिंग टू इंडिया इन इंग्लैंड एंड इम्पोर्टेड टू इंडिया, और इंडिया में इम्पोर्ट होने लगा, मतलब सिंपली जो है इंडियन से खरीद के इंडियन को ही बेच रहे थे। जो सामान वहाँ से लाना पड़ता था इन्हें बनाने के लिए, जैसे मान लो अगर मुझे लेदर के जूते लाने हैं, बनाने हैं, तो पहले उसके लिए लेदर चाहिए, तो ये लेदर वहाँ से लाने के बजाय इंडिया से खरीद रहे थे सस्ते दामों में। इवन दे कट द थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिसंस, यहाँ तक कि जो एक्सपर्ट आर्टिसंस थे, जो कलाकार थे यहाँ के, जो अपने हाथों से बहुत सारी चीज़ें बनाया करते थे, जो एक्सपर्ट थे, उन लोगों के अंगूठे भी काट दिए थे इन लोगों ने कि वो काम ना कर पाएँ और हमारे गुलाम रहें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये वाला आंसर हम पहले यहाँ लिख रहे थे मगर ये अब आपके बुक में है। ठीक है, तो ये वाला हम क्वेश्चन नंबर 2 बुक में ही टिक करा देंगे। तो ये आंसर नंबर फर्स्ट एक बार दोबारा देखिए, आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ से है द ब्रिटिश से लेकर आर्टिसंस तक। ठीक है, द ब्रिटिश से लेकर यहाँ तक आर्टिसंस तक, यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कह रहे हैं सबसे पहली जो 1857 की वॉर हुई थी उसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं इंडिपेंडेंस की, क्यों कहते हैं उसे, क्योंकि उसी के बाद से ही तो लोग बाग के दिमाग में लड़ाई, आज़ादी की, फ्रीडम की बात आई थी। तो यहाँ पर देखिए, द ब्रिटिश हैड रीगेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडिया बाय 1859 बट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स रिजल्ट इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द, यहाँ से देखिए, यहाँ से दा से लेकर पूरा लिखना है ये, द ब्रिटिश हैड रीगेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंडियन इन 1859 बट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिजल्ट इंक्रीज अवेयरनेस अमंग, अमंग के बाद अवेयरनेस अमंग के बाद नेक्स्ट पेज पर अमंग एजुकेटेड इंडियंस ऑफ द अब्यूज़ ऑफ द ब्रिटिश रूल। ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद एक यहाँ पर जो बताया था हमने, यहाँ पर हमने बताया था ना बिसाइड्स वाला, इसमें हमने बताया था स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट में ये सारी चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पर देखिए इसी पेज पर 101 पर ये रहा, ऑल्दो द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड बाय द सोल्जर इट अवेकेंड द इंडियन पीपल एंड मेड देम रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रीडम, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स केम टुगेदर टू फाइट फॉर वन कॉज, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ से कर लिएगा ये वाला, ये नीचे वाला हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आंसर। तो ये वाला मत करिए स्टूडेंट, ये वाला आप मत करिए, ठीक है, इसे रहने दिए, ठीक है, ये नहीं करेंगे हम, इसे मैंने हटा दिया है क्योंकि आंसर बड़ा हो जाएगा। तो आंसर नंबर सेकंड ये हो जाएगा हमारा, इसे लगा लिए, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं करेंगे। अगर दोनों लेंगे वैसे तो दोनों ही हमें पॉइंट लेने चाहिए, मगर हम खाली यही लेंगे, आंसर नंबर 2।
आंसर नंबर 2 यही है हमारा, ये वाला नहीं है, ये मैंने हटा दिया है, ठीक है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना आंसर नंबर 2, ये नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, आंसर नंबर 2 पेज नंबर 101 पर है, जो कि ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ यही है आंसर नंबर 2, ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस पर है हमारा, ये किस पर है हमारा, पेज नंबर 101 पर, 101 पर। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैटल ऑफ प्लेजी। बैटल ऑफ प्लेजी के बारे में बताना है हमें। बैटल ऑफ प्लेजी किसके बीच में हुई थी, किसके बीच में हुई थी, चलिए यहाँ दिखाते हैं पेज नंबर 100 पर। अंग्रेज़ था एक, क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव, और किसके बीच में हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला। तो यहाँ देखिए, नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल डिड नॉट लाइक दिस एंड फॉट द ब्रिटिश in the battle of Plassey in 1857. He was however defeated in the battle by the British army led by Robert Clive. ठीक है, तो यही लिखिएगा आप खाली बैटल ऑफ प्लेजी में, इतना ही लिखिएगा बस, अभी आपके हिसाब से इतना ही ठीक है। तो ये क्या हो गया, आंसर नंबर 3। वैसे तो बैटल ऑफ प्लेजी के बारे में भी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर नंबर 3 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, आंसर नंबर 3 हो गया, ठीक है। पेज नंबर 100 पर है इसका आंसर, पेज नंबर 100 पर है, तो हम यहाँ पर पेज नंबर लिख देते हैं। ये वाला आंसर नंबर 3 कहाँ पर है, पेज नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ये कह रहे हैं 1857 के रिवोल्ट का असर क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसका रिजल्ट क्या आया। तो यहाँ देखो, आउटकम्स ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट का आउटकम्स क्या था, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा, इससे फ़ायदा क्या हुआ था, पहली बात, जो रिवोल्ट था उसने जो है इंडियंस को टुगेदर कर दिया। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स केम टुगेदर टू फाइट फॉर वन कॉज, एक ये हो गया। द रिवॉल्ट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन केम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन। क्या हुआ, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका डाउनफॉल हो गया। तो आपको 2 पॉइंट लिखने हैं इसके अंदर आंसर नंबर 4 में, कौन कौन से, देखो बच्चों गौर से देखना, इसी के अंदर से भी आंसर आ रहा है, इसी के अंदर से भी आंसर आ रहा है। पहला आंसर नंबर 3 देखो, ये भी है, पहले में आंसर नंबर 3 में ये भी लाइन है, कौन सी लाइन है, ये वाली, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन केम टुगेदर टू फाइट फॉर वन कॉज। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये आंसर नंबर 4 का पॉइंट ले रहा हूँ मैं, आंसर नंबर 4 का पहला पॉइंट हो गया। और ये पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक तो आंसर नंबर 2 है ही। ये कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आंसर नंबर 2 तो है, मगर आंसर नंबर 4 का पॉइंट हमने यहाँ से लिया है, ये वाला आंसर नंबर 4 का पॉइंट है, यहाँ से लेकर बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन केम टुगेदर टू फाइट फॉर वन कॉज। एक फ़ायदा तो ये हुआ था, एक असर ये हुआ था। फिर से देखिए, ये कह रहे हैं कि रिज़ल्ट क्या हुआ, रिवॉल्ट 1857 का क्या फ़ायदा हुआ था, क्या रिज़ल्ट आया था। तो रिज़ल्ट क्या था इसका, पहला तो ये था कि अलग अलग मज़हब के लोग सब आपस में एक जगह मिल के आए एक ही लड़ाई के लिए लड़ने के लिए। दूसरा, द रिवॉल्ट लेट डाउन द डाउनफॉल ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर ये हो गया कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका डाउनफॉल हुआ, ठीक है। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ये हो गया यहाँ तक। तो ये मेरा आंसर नंबर 4 हो गया, दोबारा आंसर नंबर 4 का दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट बनाए मैंने। दोबारा देखिए बच्चों, जब आप आंसर नंबर 2 करेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर आंसर नंबर 3 करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे आंसर नंबर 3, फिर आंसर नंबर 4 की बारी आएगी तो आंसर नंबर 4 कैसे शुरू करेंगे, यहाँ से पीपल बिलोंग से लेकर कॉस तक, कॉस के बाद ये सारी लाइन छोड़ के यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद द से लेकर यहाँ तक, आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। ये आंसर नंबर 4 का पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ये हमारे दूसरा पॉइंट है, ठीक है। चलिए पेज नंबर 100 पर, ये 101 पर है, ठीक है, पेज नंबर 101, 101। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको, उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर पेज नंबर 101 से स्टार्ट है, ठीक है। आंसर देखते हैं अभी कहाँ से कहाँ तक करना है, ज़्यादा बड़ा होगा तो छोटा करा देंगे। तो देखिए यहाँ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये रहा हमारा। द ब्रिटिश हैड रिगेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडिया बाय 1859 बट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड एंड इट्स रिजल्ट इंक्रीज अवेयरनेस अमंग उसके बाद अमंग एजुकेटेड इंडियंस ऑफ द अब्यूज ऑफ द ब्रिटिश रूल। सम इंग्लिशमैन वर सिम्पैथेटिक। सर ए ओ ह्यूम, a retired civil servant, founded the Indian National Congress in 1885. The first session of the Indian National Congress was held at Mumbai under the presidency of W.C. Banerjee. The Congress met every year in different cities after this. ठीक है, between 1885 and 1905 the Congress adopted a moderate approach toward the British policy over India. तो हमें क्या लिखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में लिखना है। तो हम यहीं से लिखते हैं, यहीं से लिखेंगे, यहाँ से सर ए से लेकर सर AOH से लेकर, सर AOH यानी ह्यूम,
रिटायर्ड सिविल सर्वेंट से लेकर पूरा, इसने फाउंड की थी नेशनल कांग्रेस 1885 में। पहला सेशन कब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कब हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है। किसकी प्रेसिडेंटशिप में, WC बन्नेर जी की। उसके बाद यहाँ से लेकर पूरा आपको कहाँ तक लिखना है, कहाँ तक लिखना है, दिस बिटवीन 1885 से 1905 तक, ठीक है। यहाँ तक ये पूरा लिखना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ, अप्रॉच द टूवर्ड्स द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ ओवर इंडिया। यहाँ से लिखना है बच्चों, देखो सर A.O. ह्यूम से लेकर, सर मैंने इतना डार्क कर दिया अब आपको दिखाई देगा पक्का, सर A.O. ह्यूम से लेकर इंडियन तक। ये किसका हो गया आंसर नंबर, ये वाला क्या हो गया आंसर नंबर, ये वाला आंसर नंबर 5 हो गया, आंसर नंबर 5 हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, आंसर नंबर 5। ये किस पेज पर है, पेज नंबर 102 पर है, तो इसका मैं लगा दूंगा पेज नंबर 102। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए किसी भी आंसर करने में, ठीक है स्टूडेंट्स। दोबारा से बता दूँ आंसर, तो देखिए मैं यहाँ पर दोबारा से बता रहा हूँ। आंसर नंबर मैंने पहला कहाँ लगाया था, कहीं नहीं लगाया था, वो मैंने आपको कॉपी में दिखाया था, ठीक है, कॉपी में दिखाया था आंसर नंबर फर्स्ट। दोबारा देखिए कॉपी में क्या था आंसर, देखिए बच्चों कॉपी में मैंने जो लिखाया था ये है पहला आंसर। द ब्रिटिश ऑफिसर एक्सप्लॉइटेड इंडियंस इन मैनी वेज, दे इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन फार्मर एंड रिड्यूस इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड एंड इम्पोर्टेड टू इंडिया, इवन दे कट द थम्स ऑफ द एक्सपर्ट आर्टिसंस। ये हो गया आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैंने जो बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था मेरा यहाँ से, पूरा यहाँ से। अब मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आंसर नंबर 2 लिखना है, आंसर नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक। फिर आंसर नंबर 3 की बारी आती है, वो इस पेज पर था, वो यहाँ से लेकर आंसर नंबर 3 है मेरा यहाँ तक आंसर नंबर 3। फिर आया मेरा आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 मैंने लिखा था यहाँ से स्टार्ट किया था, प्यूपिल से लेकर पूरा लिखा, प्यूपिल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन केम टुगेदर टू फाइट फॉर वन कॉज, यहाँ तक। उसके बाद लिखने के बाद क्या किया, इसके बाद ही फुल स्टॉप लगाकर यहाँ से शुरू करेंगे, द रिवॉल्ट से लेकर पूरा यहाँ तक। ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर नंबर 4। ये आंसर नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट था यहाँ से यहाँ तक, फिर आंसर नंबर 4 का सेकंड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर आंसर नंबर 5 था, वो यहाँ पर था इस पेज पर, वो पूरा यहाँ से है, सर A.O. ह्यूम से लेकर इंडियन तक, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट, इसके कंटेंट पे आइए जल्दी से। और उससे पहले यहाँ पर लिखना है आपको एनुअल कोर्स कंप्लीटेड, क्या, एनुअल कोर्स कंप्लीटेड। यहाँ पर आपका एनुअल का कोर्स कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए अगला जो चैप्टर है बच्चों वो हम नहीं करेंगे, ठीक है, ज़्यादा सिलेबस नहीं बढ़ाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पर एनुअल का कोर्स कंप्लीट हो गया। कौन कौन से चैप्टर हैं आपके, दोबारा देख लिए, गलती नहीं होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 19 नहीं पढ़ना है, मतलब घर पे पढ़ना है आपको, मालूम तो होना चाहिए चैप्टर में क्या है, बुक में दिया है तो कोई तो रीज़न होगा, मगर आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा। तो पहले क्या करेंगे आप, चैप्टर 14, 16, 17, 18 कॉपी में अच्छे से कर लेंगे, उसे तैयार कर लेंगे। फिर आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो 1 घंटा देके इसे पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बुक में नॉलेज किस चीज़ की दी जा रही है, क्या चीज़ है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज हमारा पार्ट नंबर 17 में चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि आप क्लास 6 में पढ़ेंगे, क्योंकि आज आपका क्लास 5 का SST का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सो अब आप क्लास 6 पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।